अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़ैद, लेक्चर इन केमिस्ट्री, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है कि 27 दिसंबर तक कोरोना के सेकंड वेव की वजह से चूँकि तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बंद रहेंगी और इस तरह से वो अपनी जो एकेडमिक एक्टिविटी हैं उनको ऑनलाइन कंटिन्यू करेगी। उसी के लिए इस्लामिया कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और वो रिकॉर्डेड लेक्चर फिर आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। इस तरह से जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ इंटरनेट का इशू है और अगर वो जूम या गूगल मीट पर लाइव नहीं आ सकते, मतलब टीचर को वो ज्वाइन नहीं कर सकते क्लास को, तो इस तरह से वो रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट जो है ना वो जितनी दफ़ा यानी मल्टीपल टाइम्स वो अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं भी और एनी टाइम वो उसको सुन सकते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसीलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 से, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है तकरीबन वहाँ तक यहाँ पर फिज़िकली कॉलेज में जो कोर्स है वो मोस्टली टीचर्स ने कंप्लीट कर लिया है। इसलिए हम चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे। सो चैप्टर नंबर 5 या यूनिट 5 जो कि स्टेट ऑफ मैटर 2 यानी लिक्विड्स है, इसको हम जो पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर सॉलिड चैप्टर शुरू करेंगे, ये जो कि चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे कि आपको पता है कि चूँकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या स्पेशली हमारी जो केपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा श्रिंक किया हुआ है और ये एक न्यू एकेडमिक कैलेंडर जो इन्होंने शेयर किया हुआ है 2020 और 21 ईयर के लिए, जो कि स्मार्ट सिलेबस के नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो चैप्टर नंबर 5 का आउटलाइन है कोर्स का, सो उसमें से जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कौन कौन से हैं लगा। चैप्टर नंबर 5 में इंट्रोडक्शन होगा लिक्विड्स का जस्ट, देन उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको वांडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में जस्ट इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। बाकी जो टॉपिक्स हैं लाइक सरफेस टेंशन हो गया या विस्कोसिटी या इवापोरेशन या वेपर प्रेशर या लिक्विड क्रिस्टल्स, तो वो इस चैप्टर से एक्सक्लूड कर दिए हैं स्मार्ट सिलेबस में। सो आप लोग के एग्जाम में भी नहीं आएंगे। आपने फिलहाल ये टॉपिक्स जो है ना वो अपनी एग्जाम के लिए कवर करना है। हाँ, जो बॉइलिंग पॉइंट है चूँकि उसके साथ वेपर प्रेशर काफ़ी रेलेवेंट है, तो इसलिए मैं वेपर प्रेशर और इवापोरेशन को भी यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करूँगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो ज़रूरी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो ये लिक्विड क्या है? ये भी मैटर का एक स्टेट है विच हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप, यानी इसका एक स्पेसिफिक एक मखसूस वॉल्यूम होता है लेकिन कोई मखसूस शेप नहीं होता। क्या मतलब है कि इसका एक मखसूस वॉल्यूम होता है? क्योंकि लिक्विड्स अगर आप मतलब 1 लीटर कोई लाइक हम वाटर ले लें तो अगर उसको मैं किसी भी कंटेनर में डाल दूं तो वो 1 लीटर ही होगा। ये नहीं है कि मैं कंटेनर चेंज करूंगा तो उसका वॉल्यूम उसके साथ चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली बाउंड होते हैं, उनके दरमियान फ्री स्पेसेस बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से उनके वॉल्यूम में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आता। इस वजह से उनका अपना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप उनका डेफिनेट नहीं होता। आप जिस कंटेनर में डाल दें ये उसी का शेप अटेन कर लेते हैं, या यही वो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, तो इस वजह से वो फ्लो भी कर सकते हैं, फ्लूइड्स में आता है, और लिक्विड का अपना कोई मखसूस शेप इस वजह से नहीं होता। यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं वो वैसे लाइक पहले तो ये डिफिनिट वॉल्यूम एंड इनडिफिनिट शेप जो कि अभी मैंने डिस्कस कर दिया। सो लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम, दे डू नॉट फिल द होल कंटेनर लाइक गैसेस। गैसेस में इस तरह से होता था कि गैसेस को जिस कंटेनर में इनक्लोज कर देते थे वो उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेते, जितना वॉल्यूम भी उनके लिए अवेलेबल होता था वो सारा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर देते। बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता।
Indefinite shape में a liquid has no definite shape because the intermolecular forces are no strong enough to stop the layers from sliding over each other. असल में ये जो लिक्विड्स फ्लो करते हैं बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स के लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं और इस स्लाइडिंग की वजह से लिक्विड्स फ्लो करते हैं और यही वजह है कि इनका अपना डिफिनिट शेप नहीं होता। सो जो शेप भी मतलब इसको मिल जाता है वही उसको अटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी ले लें उसको ग्लास में डाल दे तो ग्लास की तरह शेप एक्वायर कर लेते, बॉटल में डाल दे तो उसकी तरह शेप एक्वायर कर लेते, जिस कंटेनर में आप उसको डालेंगे उसी का शेप वो अटेन कर लेगा। इस वजह से इनका डेफिनेट शेप नहीं होता। डिफ्यूजन गैसेस की तरह लिक्विड्स में जो मिसेबल लिक्विड्स हैं मतलब जो एक दूसरे के साथ हल होते हैं उनमें भी डिफ्यूजन होता है। ये डिफ्यूजन क्या होता है बेसिकली गैसेस में भी ब्रीफली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, इस मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो सकता है लेकिन पार्टिकुलरली उन लिक्विड्स में जो एक दूसरे के साथ मिसेबल हो, कंप्लीटली मिसेबल हो, जो एक दूसरे के साथ हल होते हो। सो अगर हम उनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें तो वो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये प्रॉपर्टी उनका क्या कहलाया जाता है, डिफ्यूजन। इमिसिबल लिक्विड जो है ना वो डिफ्यूज नहीं हो सकते। हाँ लगा फॉर एग्जांपल चले आप लोग अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक ग्लास में वाटर ले लें और उसमें एक ड्रॉप इंक का डाल दें तो आप लोग देखेंगे कि इनिशियली जिस रीजन में आपने इंक का ड्रॉप डाल दिया तो वही रीजन आपको वो कलर नजर आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से वो कलर उसमें से फैलता जाएगा उस वाटर के अंदर। वाई? क्योंकि जो इंक के मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा स्लोली होगा और कुछ टाइम के बाद आप लोग देखेंगे कि जो इंक का कलर होगा वो इस ग्लास वाटर के अंदर कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाएगा और वो कलर बिल्कुल यूनिफॉर्म हर रीजन में आपको नजर आएगा। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। हाँ, दिस डिफ्यूजन इज वेरी स्लो बट एट मेजरेबल रेट, यानी गैसेस की निस्बत लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होता है ये इतना फास्ट नहीं होता, इतना रैपिड नहीं होता, ये नॉर्मली स्लो होता है। और रीजन इसका क्या है कि ये क्यों स्लो होता है, ये इसलिए क्योंकि जो लिक्विड है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस इतने ज्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से जो उनके दरमियान मिक्सिंग है उनका रेट भी काफी स्लो होता है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्लूइडिटी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मोशन भी होता है, यही वजह है कि वो फ्लो भी कर सकते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन कांस्टेंट मोशन बट लेस फ्रीली देन गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स। यस, इनमें जो मोशन होता है वो कंपैरेटिवली गैस मॉलिक्यूल की निस्बत कम होता है और रीजन यही है क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैसेस से काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो मोबिलिटी है वो काफी हद तक गैसेस के मॉलिक्यूल से कम होती है। So a liquid has the ability to flow. Due to this, a liquid can be poured from one container to another container. Incompressibility. गैसेस की प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि गैसेस जो है ना वो कंप्रेसिबल होते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ा लें या इवन टेम्परेचर कम कर दें तो इससे गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। ये प्रॉपर्टी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी कहला जाता है। लिक्विड्स जो है ना वो इतने ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। वाई? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस बहुत कम होता है, जिसको प्रेशर अप्लाई करके हम बहुत कम डिक्रीज कर सकते हैं। इस वजह से लिक्विड जनरली तकरीबन इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अनलाइक गैसेस जो कि इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। एक्सपेंशन, लिक्विड में भी एक्सपेंशन हो सकता है लेकिन गैसेस की निस्बत बहुत कम होगा। कैसे? लाइक गैसेस में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप गैस को हीट कर दे या अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप गैस के ऊपर प्रेशर कम कर दे, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, तो गैसेस एक्सपेंड हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। बट लिक्विड्स में ऐसा बहुत कम होता है। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं यस उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है लेकिन वो इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, The observed increase in volume of liquid is not the actual increase because the container also expand upon heating. हाँ, एक बात ये भी है कि लिक्विड को हमने जिस कंटेनर में डाला हुआ है अगर हम मतलब उस कंटेनर को हीट कर दें तो सिर्फ लिक्विड नहीं, वो जो कंटेनर है उसमें भी स्लाइट एक्सपेंशन हो जाती है। ठीक है, सो इस वजह से जो रियल इंक्रीज आ रहा है हमारे पास
वो एक्चुअल इंक्रीज के बराबर नहीं होगा, उससे हमें वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। क्यों? रीजन ये है कि लाइक मैंने एक कंटेनर लिया जो कि 1 लीटर वॉल्यूम है, और उसमें मैंने 1 लीटर एक लिक्विड डाल दिया। अब मैंने उसको हीट कर दिया, कंटेनर भी स्लाइटली एक्सपेंड हो गया। अब कंटेनर एक्सपेंड होने से उसके वॉल्यूम में भी स्लाइटली इंक्रीज आ गया। अब वो कंटेनर रियल में 1 लीटर नहीं रहा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो अब अगर लिक्विड का, लेकिन मुझे तो वो 1 लीटर मतलब नजर आएगा कि यार ये तो 1 लीटर कंटेनर है, लेकिन रियल में उसका वॉल्यूम 1 लीटर नहीं होगा। इस वजह से अब जो लिक्विड का वॉल्यूम जो मुझे कंटेनर के मुताबिक नजर आ रहा है, वो रियल में वो वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है जी। The expansion of a liquid relative to container is apparent expansion, while the actual expansion of the liquid is called absolute expansion। ठीक है। मतलब जो कंटेनर के मुताबिक एक्सपेंशन होगा वो एपरेंट एक्सपेंशन कहलाया जाएगा, जो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंशन होगा उसको हम एब्सोल्यूट एक्सपेंशन कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस की निस्बत लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक है। सो द लेस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल of a liquid is due to small availability of space for movement and strong intermolecular forces। गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, उनमें मूवमेंट बड़ा ज्यादा होता है। वाई? एक तो ये है कि वहां पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक है। दूसरी बात ये है कि वहां पर जो मॉलिक्यूल है वो बड़ी फ्रीली, उनमें उनके लिए काफी ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है जिनमें से वो फ्रीली मोशन कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, दूसरा मॉलिक्यूल के दरमियान फ्री स्पेस कम है, जिसमें मॉलिक्यूल इजीली मूवमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम होती है। इवापोरेशन, लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी भी है कि एनी टेम्परेचर पर लिक्विड जो है ना वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी उसमें से कुछ मॉलिक्यूल वेपर की शक्ल में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये प्रॉपर्टी लिक्विड की इवापोरेशन कहलाया जाता है। अच्छा, अब जो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ सा। इसके बाद जो पहला टॉपिक है वो है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक होता है जी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, जो कि बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल H2O एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में, वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करेंगे। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर एक ही सब्सटेंस के हैं तो आइडेंटिकल होंगे, और अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं तो मुख्तलिफ है। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जनरली इनको वंडरवाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है। So the attractive forces present among molecules of a substance is called intermolecular forces। एक ही सब्सटेंस, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस और एक को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस फिर एक ही सब्सटेंस के आइडेंटिकल पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, मतलब एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान, एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उनको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, कंटेनर में वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्स है, लेकिन वाटर और कंटेनर के वॉल्स के पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फिर एडहेसिव फोर्सेस कहलाए जाते हैं। या अगर वाटर में मैं अल्कोहल डाल दूं और वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, यानी मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस एस्टेब्लिश करें, तो वो भी इवन एडहेसिव फोर्सेस कहलाए जाते हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जी हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो होंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, इनको वांडरवाल फोर्सेस, जेडी वांडरवाल, जो कि आप लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर नंबर 4 में
पढ़ा भी होगा वान डर वाल इक्वेशन, जिसने वान डर वाल इक्वेशन प्रोवाइड किया था और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होते हैं, जिनको वान डर वाल फोर्सेस कहा जाता है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड्स की या एक्चुअली कोई भी सब्सटेंस हो, ख्वाह सॉलिड हो या जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर फोकस लिक्विड पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर बेसिकली लिक्विड्स का है। सो लिक्विड्स के की जो प्रॉपर्टीज़ है या कोई भी सब्सटेंस, चले हम कोई भी स्टेट फिलहाल कंसिडर कर लें, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह, ये सारी जो है ना वेपर प्रेशर हो गया, ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ पर। तो हम यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करेंगे और फिर लिक्विड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइक वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेट करेंगे। अच्छा, ये जो 3 फोर्सेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, वो कौन से हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इनका जो जनरल ऑर्डर है ओवरऑल, उसमें हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डायपोल डायपोल फोर्सेस से, डायपोल डायपोल फोर्सेस का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से। ये एक जनरलाइज ऑर्डर है और ये ऑर्डर तकरीबन उस वक्त फॉलो होता है जब इन मॉलिक्यूल्स, पोलर और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स के साइज कंपेरेबल हो। हाँ, अक्सर इस तरह से होता है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी है, पोलर में भी होते हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉन पोलर में होते हैं क्योंकि नॉन पोलर में ओनली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। तो लंडन अगर मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा हो जाए तो फिर ये पॉसिबल है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल जो कि बहुत छोटे हों उनके डायपोल डायपोल फोर्सेस से स्ट्रांग हो। तो ये जनरलाइज ऑर्डर है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर साइज के साथ ये चेंज हो सकता है, बट अगर आपसे अगर पेपर में या ईटा में पूछा जाए तो आपने जनरलाइज ऑर्डर ये ड्रा करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूल सेम साइज के ले लें तो फिर हमारे पास जो ऑर्डर होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ का, तो वो यही फॉलो होता है। सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, देन डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड देन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे वीक होंगे। तो सबसे पहले जी डिस्कस करते हैं हम डायपोल डायपोल फोर्सेस को। डायपोल, ये चैप्टर नंबर 3 में भी अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 3 में डायपोल मूवमेंट आपने पढ़ा। डायपोल या डायपोलर मॉलिक्यूल, हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं डायपोल। तो वो बेसिकली इस तरह से ये नेम दिया हुआ जिसमें 2 पोलर एंड्स हो, मतलब एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। तो ये फोर्सेस बेसिकली इस तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होंगे जिसका एक एंड पार्शियल पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्शियल नेगेटिव होगा। अब होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल डायपोल फोर्सेस कहलाए जाते हैं। सो डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या है? बेसिकली द अट्रैक्टिव फोर्सेस between the positive pole of one polar molecule and negative pole of other polar molecule are called dipole dipole forces। यानी एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं ये जो HCl है, तो HCl का एक एंड पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव है। अब होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है, जो कि यहाँ पर इस डैश लाइन से शो किया हुआ है। सो ये अट्रैक्शन बेसिकली क्या कहलाया जाता है जी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाया जाता है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल दैट आर पोलर, दैट इज बिटवीन मॉलिक्यूल दैट पोजेसेस डायपोल मूवमेंट। लाजमी बात है, डायपोल या डायपोलर मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहा जाएगा जिसका डायपोल मूवमेंट होता है। इस वजह से जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल यानी उन मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मूवमेंट होगा ये नॉर्मली उनमें मौजूद होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो एक दूसरे से परमानेंटली सेपरेट होते हैं। इनको
परमानेंट डायपोल्स भी कहा जाता है, या कुछ टेम्पररी डायपोल्स होते हैं जो कि हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि एक शॉर्ट मूवमेंट के लिए बनते हैं। मतलब वो ओवरऑल नॉन पोलर होते हैं लेकिन कुछ लम्हे के लिए पोलराइज हो जाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, जो कि हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर डिस्कस करेंगे आगे। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जी डिस्कस हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ H एंड Cl एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन जो कि पार्शियल नेगेटिव है, ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल डायपोल फोर्सेस कहलाए जाते हैं। यहाँ पर चंद और एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। HBr में देखें, एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है और ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव है, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के ब्रोमीन को अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली HI की एग्जांपल मैंने दी हुई है, H2S, चूंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और सल्फर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और सल्फर दूसरे मॉलिक्यूल के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जी डायपोल डायपोल फोर्सेस कहलाए जाते हैं। सिमिलरली फास्फीन की एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है, PH3, चूंकि फास्फोरस हाइड्रोजन से स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और फास्फोरस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डैश लाइन से शो किया हुआ है, ये बेसिकली डायपोल डायपोल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। Polar molecules will attract each other more tightly than non-polar molecule of similar size। अभी जो कुछ देर पहले मैंने बात की प्रीवियस स्लाइड में कि देखें डायपोल डायपोल फोर्सेस जो कि पोलर मॉलिक्यूल में होंगे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होते हैं, तो ये डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होंगे ये स्ट्रांग होंगे, लेकिन उस वक्त जब मॉलिक्यूलर साइज कंपेरेबल हो। ठीक है, Therefore, the energy required to separate polar molecule is greater than non-polar molecules of comparable molecular size। लाजमी बात है, चूंकि पोलर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है कि पोलर मॉलिक्यूल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मल इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनका साइज उनके साथ कंपेरेबल हो उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। अनदर टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है जी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बाद डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ये भी डायपोल डायपोल फोर्सेस की तरह एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें इस तरह से होता है कि जब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जब बॉन्ड बना लेता है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन है ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब होता क्या है कि जब ये हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है हाईली, जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच है, या जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाया जाता है। यानी मतलब कहने का ये है कि एक मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा जो कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। वो क्या करता है? वो दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक तरह का डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही है समवट, लेकिन उनसे स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चले हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नॉर्मल डायपोल डायपोल फोर्सेस से काफी स्ट्रांग होते हैं। तो द फोर्स ऑफ पहले इसकी डिफिनीशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ पोलर बॉन्ड सच इज NH, OH या FH एंड किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल
जिसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, जो कि बहुत पोलर होगा क्योंकि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाया जाता है और ये नॉर्मल डायपोल डायपोल फोर्सेस से काफी स्ट्रांग होते हैं। कैसे? सो टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ these interactions। एक, द ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर होता है, OH, FH एंड NH। Why? बिकॉज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये तीनों हाइड्रोजन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एंड द क्लोज अप्रोच ऑफ द डायपोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउड बाय द वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब चूंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है, इस वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के जो लोन पेयर होता है उसके काफी क्लोज पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत स्ट्रांगली वो लोन पेयर को यानी उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हो जाता है। बिकॉज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ऑफ दिस टाइप आर सो, ऑफ दिस टाइप मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है कि ये भी एक तरह का डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, बट आर सो अनयूजुअली स्ट्रांग। लेकिन ये ऑर्डिनरी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो भी हमने डिस्कस किया उनसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो दे आर गिवन अ स्पेशल नेम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से हम इसको डायपोल डायपोल मूवमेंट्स फोर्सेस से अलग एक अनदर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलमोस्ट 5 times as strong as single covalent bond, यानी तकरीबन कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ये ऑलमोस्ट कोई 5% बनता है। ये एवरेज वैल्यू है या बेसिकली एक जनरल सी वैल्यू, जो कि जरूरी नहीं कि हमेशा सारे हाइड्रोजन बॉन्ड सब कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में भी बाद हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बाज वीक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में भी बाज कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बाज वीक होते हैं। ये बेसिकली एक एवरेज सी वैल्यू है, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में तो काफी स्ट्रांग है, बट स्टिल ये कोवेलेंट बॉन्ड से काफी वीक है। और रीजन उसका बड़ा क्लियर है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में बाकायदा ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप हुआ होता है। इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 10 times स्ट्रांगर देन ऑर्डिनरी डायपोल डायपोल फोर्सेस। तकरीबन जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस से तकरीबन 10 गुना ज्यादा होता है। एंड इट इज आल्सो इट डायरेक्शनल इन नेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह डायरेक्शनल नेचर रखता है। वो क्यों? रीजन ये है क्योंकि ये लोन पेयर के करीब जाता है ना हाइड्रोजन स्पेस में, तो जहां पर लोन पेयर अवेलेबल होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के करीब, तो मोस्टली जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है वो स्पेस में उसी रीजन में अप्रोच करता है, ताकि उस लोन पेयर के जितना करीब हो उतना ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पर जी चंद एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे बुक में डिस्कस हुए हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, और NH3 यानी अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करेंगे। वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर होते हैं और 2 इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं। इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जिस तरह यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो इस डायग्राम में तो इस तरह से ये आपको फ्लैट या 2 डायमेंशनली नजर आ रहा है, बट प्लेनर, बट बेसिकली ये टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वैलेंस शेल में, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ये बेसिकली टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। वैसे तो वाटर की जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो एंगुलर है, बट बेसिकली उसके जो वैलेंस शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, इनकी अरेंजमेंट बेसिकली टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वो टेट्राहेड्रल होती है। चूंकि इसमें 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेसिकली एंगुलर होगी। अच्छा, अब होता क्या है कि इस वाटर मॉलिक्यूल जो कि सेंटर में शो हुआ है, इसमें ऑक्सीजन,
सॉरी इनके जो हाइड्रोजन हैं जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, ये अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर्स के काफी क्लोज चले जाते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली इसका जो लोन पेयर होगा ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, और इसके साथ जी कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन इसके काफी क्लोज आ जाएंगे और इस तरह से इनके लोन पेयर्स को टाइटली अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया जाता है। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि हर वाटर मॉलिक्यूल तकरीबन 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टिविटी कर सकते हैं, यानी मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 लोन पेयर के जरिए और 2 हाइड्रोजन के जरिए। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी थोड़ी यूज होती है, तो वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। देखें, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसके लिए एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का एक लोन पेयर इन्वॉल्व होता है। अब जो मॉलिक्यूल लोन पेयर दे रहा है तो उसका मतलब है उस हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, और जो जिस मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है, तो उस वजह से उस हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे काम करता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन जो प्रोवाइड करेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहा जाएगा, और लोन पेयर जो प्रोवाइड करेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कहा जाएगा। तो वाटर जो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, सो 2 हाइड्रोजन बना रहे हैं तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे, और 2 चूंकि इनके लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर बना रहे हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे जो है ना वो बना रहे हैं। तो हर वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल या मतलब मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से जो HF होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो उसमें हाइड्रोजन के साथ 3 लोन पेयर HF के साथ 3 लोन पेयर्स होते हैं और एक हाइड्रोजन एटम होता है। सो ये हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव है, और ये क्या करता है जी, यानी एक HF मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे HF के लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली इसका जो लोन पेयर होगा इसको एक और HF मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि एक HF मॉलिक्यूल तकरीबन 2 HF मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो थोड़ी लिमिटेड इसलिए हो जाती है कंपेरेटिवली वाटर से, क्योंकि यहाँ पर HF में फ्लोरीन के साथ लोन पेयर्स तो 3 अवेलेबल है बट हाइड्रोजन 1 अवेलेबल है, इसलिए लोन पेयर तो ज्यादा है, मतलब ये डोनर के तौर पे तो ज्यादा काम कर सकता है बट एक्सेप्टर के तौर पे सॉरी, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन एक होने की वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इतने नहीं बन सकते जितने वाटर मॉलिक्यूल के केस में बन सकते हैं। यही वजह है कि अगर हम देख लें तो HF बॉन्ड HO बॉन्ड से काफी ज्यादा पोलर होता है, बिकॉज फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। लेकिन और हम ये कह भी सकते हैं कि HF के दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इंडिविजुअली इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड से काफी ज्यादा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। बट फिर भी जो HF का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है। और इसका रीजन क्या है कि HF में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कम बनते हैं। और वो क्यों कम बनते हैं, क्योंकि इनमें लोन पेयर तो ज्यादा अवेलेबल हैं लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो पर मॉलिक्यूल ओनली 1 अवेलेबल होता है। इस वजह से HF में जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो उसका तकरीबन पर मॉलिक्यूल जो रेशो आता है वो 1 आता है, और वाटर में जो पर मॉलिक्यूल रेशो आता है हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल कहते हैं, वो बेसिकली 2 आता है। सो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, यानी मतलब जितने हम वाटर मॉलिक्यूल ले, लाइक अगर हम 1 मोल वाटर ले जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें तकरीबन 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम बन सकते हैं। सो पर मॉलिक्यूल 2 आ जाते हैं। और HF के केस में अगर हम 1 मोल HF ले लें तो इसमें से चूंकि 1 मोल HF में ओनली 1 मोल H ही अवेलेबल होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो मैक्सिमम यहाँ पर तकरीबन एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं बन सकते।
इस वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल तकरीबन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 होंगे। अमोनिया को देखते हैं तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये भी काफ़ी ज़्यादा पोलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो NH बॉन्ड की पोलरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी HF के अपोजिट हमें नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर तो एक है, हाइड्रोजन एटम्स 3 हैं। अगेन बात नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फिर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर रिक्वायर होता है, तो यहाँ पर लोन पेयर कम है, हाल तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये डोनर के तौर पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, बट एक्सेप्टर के तौर पे ये ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यही वजह है कि हर अमोनिया मॉलिक्यूल भी HF की तरह दो दो अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर भी जो पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो भी 1 होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चूंकि HF में और अमोनिया में पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड 1 होते हैं, और HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ NH3 के हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड की पोलरिटी NH में कम है। और इसका सबूत क्या है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं तो HF का बॉइलिंग पॉइंट 19 डिग्री सेल्सियस है, बट अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस है, और ये रूम टेम्परेचर पर एक गैस की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। और ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो HF से काफी वीक होता है। ठीक है जी। सो now fluorine is more electronegative than oxygen, so we would expect a strong hydrogen bond to exist in liquid HF than H2O. yes HF का हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा इंडिविजुअली वो वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रेंथ में ज्यादा होगा, बट ओवरऑल वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनते हैं। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF व्हिच इज 19 डिग्री सेल्सियस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, बिकॉज each H2O is attached with 4 other water molecules by hydrogen bonding and thus have 2 hydrogen bond per molecule. per molecule का मतलब होता है number of hydrogen bond और number of molecules का ratio. In HF and NH3 का जो boiling point है वो -30, each molecule is attached to 2 other similar molecule, therefore HF and NH3 has 1 hydrogen bond per molecule. लेकिन फिर HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है NH3 से। वाई? क्योंकि नाउ चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इक्वल है, अब जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। चूंकि HF का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अमोनिया से ज्यादा होता है। Therefore, the force is holding the molecule together a stronger H2O than HF and NH3। इस वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी दोनों से ज्यादा है। ये जी ईटा में भी आया था मेडिकल के टेस्ट में 2018 में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF इज स्ट्रॉन्गर देन H2O एंड NH3। यस, यानी HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो H2O और NH3 के हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रेंथ में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द 3 इज ऑफ। तो अब देखें इस क्वेश्चन को जब बच्चे रीड कर लेते हैं तो बस वो तो यही समझते हैं कि यार जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बच्चा ये तो ये कि उसका भी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो, बट नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका इंडिविजुअली स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो कम है ना। वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं, इस वजह से ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर का ज्यादा होता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो बेसिकली वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मतलब कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो आप काइंडली जो आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें आपने अपना कंसर्न टीचर ऐड किया होगा, तो अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंसर्न टीचर से वो क्वेश्चन बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और वो टीचर जो है ना वो आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करेगा जिस तरह से भी पॉसिबल हो। वो पेज के ऊपर करेगा या वैसे चैट के जरिए करेगा या को मतलब ऑडियो मैसेज के जरिए शेयर करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन होगा। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।